नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी शख्स को इतने सालों तक जेल में डाल दिया जाए कि अगर उसे अपराधों की सजा भी मिलती तो वो भी इस कैद से कम होती? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई शख्स सरकार के लिए सालों साल तक काम करता रहे लेकिन कोई उसको पहचान भी न दे? और क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई शख्स किसी देश के सबसे अमीर आदमी का किडनैप कर ले, उसका नाम उस किडनैपिंग में आए, लेकिन आखिर में वो शख्स उसके खिलाफ गवाही देने ही न जाए? तो आज की कहानी बस ऐसी ही है। एक कहानी ऐसी भी में आज एक ऐसे शख्स की बात जो सालों साल से न सिर्फ जेल में बंद है बल्कि आरोप ये भी है कि वो सरकार के लिए काम करता है, लेकिन सरकार हो या प्रशासन कोई उसकी सुध लेने को तैयार नहीं। आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा कि अपराध की दुनिया के लोगों की मदद सरकार लेती है ताकि वो अपराध के दूसरे बड़े नामों को ठिकाने लगा सके, अपराध को कम कर सके और वो अपना काम निकाल सकें। लेकिन सच की दुनिया में शायद ऐसा कम होता है। अभी भी फिर भी बहुत से नाम ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सरकार अपने तरीके से करती है या फिर उन पर आरोप लगता है कि अपराधों में जुड़े हुए लोगों को वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर उनका मौका आने पर उनकी कोई मदद नहीं की जाती। ऐसे कई नाम हैं, चाहे वो छोटा राजन का नाम हो या फिर और ऐसे कई नाम जिनकी चर्चा कई बार होती है कि उन्होंने सरकार के लिए बहुत कुछ किया, यानी देश के लिए बहुत कुछ किया, अपराध के संगठन को तोड़ने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब उनका मौका आया तो सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हम जिस नाम की बात करने जा रहे हैं वो पेशेवर अपराधी नहीं था। उसने शुरुआत अपराध से नहीं की थी, लेकिन एक ऐसा मौका आया, एक ऐसा वाकया हुआ कि उसकी पूरी दुनिया बदल गई। ये बात है 1982 की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूनिवर्सिटी में चुनाव चल रहे थे और उसी चुनाव के दौरान एक शख्स का नाम सामने आया। वो नाम था ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जिसको सारी दुनिया बबलू श्रीवास्तव के नाम से जानती है या फिर किडनैपिंग किंग के नाम से जानती है। लेकिन ये किडनैपिंग किंग पहले किडनैपिंग या अपराध की दुनिया से जुड़ा हुआ नाम नहीं था, बल्कि ये भी अपने परिवार की तरह तमाम वो काम करना चाहता था जिससे परिवार का नाम रोशन कर सके। इसके बड़े भाई आर्मी में हैं, पिता अध्यापक रहे, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव और बबलू ने अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया, और ऐसा थामा कि आज की तारीख में उसे किडनैपिंग का किंग कहा जाता है। उसके नाम 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं और कई ऐसे मुकदमे हैं जो बेहद संगीन हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, 28 साल से उन मुकदमों का न तो निपटारा हुआ और न ही उसमें सजा दी गई, यानी किसी भी तरीके से उसके बाहर आने का जो रास्ता है सब धीरे धीरे बंद कर दिया गया। लेकिन ये सब क्यों हुआ, ये सारा कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि आखिरकार कौन है ये बबलू श्रीवास्तव। दरअसल बबलू श्रीवास्तव का नाम चर्चा में तब आया जब वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई कर रहा था। वो चाहता था कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करने के बाद वो अपना नाम बनाए और आगे बढ़े। छात्र संघ के चुनाव चल रहे थे, उसी दौरान एक छात्र को चाकू मार दिया गया। घायल छात्र का छात्र संघ से संबंध था और उस वक्त जो माफिया कहा जाता था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, अरुण शंकर शुक्ला लखनऊ में एक बड़ा माफिया नाम था जिसको अन्ना महाराज के नाम से भी जानते थे। उससे संपर्क था। उसने बबलू श्रीवास्तव पर आरोप लगाया। बाकी आरोपी भाग गए, लेकिन बबलू श्रीवास्तव को पकड़ लिया गया। बबलू श्रीवास्तव को जेल भेज दिया। इसी के साथ उसके जीवन का रुख एकदम बदल गया। जेल के भीतर ही बबलू की मुलाकात एक गैंगस्टर से हुई जिसका नाम था रामगोपाल मिश्र। और रामगोपाल मिश्र उस वक्त अपराधी प्रवृत्ति का एक ऐसा आदमी था जो अपने साथ नेटवर्क बना के चलता था। उसके संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे बबलू का मन भी पढ़ाई से उचाट हो गया और वो क्राइम की दुनिया की तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का, एक बार जेल जाने के आरोप वाला लड़का, अचानक से अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम कमा लेगा कि छोटा राजन, छोटा शकील, दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों के साथ उसकी गिनती होने लगेगी। उस वक्त किडनैपिंग का काम बहुत ज़ोरों पर था
उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने भी रसूख वाले बड़े लोग थे उनको हमेशा खतरा सताता रहता था कि किडनैपिंग न हो जाए, क्योंकि किडनैपिंग की एवज में भारी रकम मिलती थी और ये बड़ा आसान काम था। बबलू श्रीवास्तव ने किडनैपिंग के ऐसे कई कारनामे किए जिसके बाद मुड़कर कभी नहीं देखा। 1980 का दशक खत्म होते होते बबलू बड़ा डॉन बन चुका था और उसके बाद वो नेपाल चला गया। वहाँ रहने के बाद दुबई गया और उसके बाद वहीं पर मुलाकात बबलू श्रीवास्तव की दाऊद इब्राहिम से हुई। दाऊद इब्राहिम उस वक्त तक बड़ा नाम हो चुका था, लेकिन मुंबई बम धमाकों वाला कांड नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही बबलू को पता चला कि दाऊद इब्राहिम मुंबई में बम धमाके की प्लानिंग कर रहा है, उसने किनारा कर लिया। पहले दाऊद इब्राहिम को समझाया, लेकिन दाऊद इब्राहिम ने इसकी बात नहीं मानी। देश के विरोध में इतना बड़ा कारनामा करने जा रहा था दाऊद इब्राहिम, इसी पर उसकी अनबन हो गई और उसने अपना रास्ता बदल लिया। कहा यह जाने लगा कि दाऊद इब्राहिम अब बबलू श्रीवास्तव को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेगा, लेकिन बबलू अपने तरीके से काम करते करते यहाँ अपना नाम कर चुका था और उसने अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया था। 1993 में मुंबई बम धमाके के बाद पूरी तरह से बबलू श्रीवास्तव का दाऊद इब्राहिम से नाता टूट गया और उसी के बाद दाऊद इब्राहिम ने बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ ऐसी साजिशें रचनी शुरू की कि 1995 में बबलू को सिंगापुर में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे भारत लाया गया और उत्तर प्रदेश की बरेली जेल में, जो कि सेंट्रल जेल है, उसमें बंद कर दिया गया। बबलू श्रीवास्तव के नाम कई ऐसे अपराध शामिल हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जून 2021 में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले और लश्कर तैयबा के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर जो बम धमाका हुआ, कहा यह जाता है पाकिस्तान ने बाकायदा इसका आरोप लगाया कि इस धमाके में, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी, 24 लोग घायल हुए, उसमें बबलू श्रीवास्तव का हाथ था। और इसके लिए बाकायदा एक बड़ी प्लानिंग की जिसमें RDX का इस्तेमाल हुआ। वहाँ पर लोग प्लांट किए गए, ह्यूमन बम का इंतजाम किया गया, कार में RDX भर के हाफिज सईद के घर के बाहर उड़ा दिया गया। कहा यह भी गया कि हाफिज सईद इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया या मर गया, लेकिन उसके बाद हाफिज सईद की एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद हो गई और अब कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में कोट लखपत जेल में बंद है किसी मामले में। हालांकि इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई कि आखिरकार हाफिज सईद जिंदा है या मर गया। ये कोई पहला मामला नहीं था। इससे पहले दिलशाद बेग, जो कि नेपाल का एक राजनीतिक था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला ये शख्स भारत के लिए बड़ा खतरा था, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त उसकी हत्या की गई उसमें बबलू ने बहुत बड़ा हाथ निभाया, बहुत बड़ा रोल निभाया और ये कहा जाता है कि एजेंसीज ने बबलू का इस्तेमाल दिलशाद बेग को किनारे लगाने के लिए किया। दरअसल बात यह थी कि दिलशाद बेग दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था और नेपाल शिफ्ट होने के बाद उसने वहाँ की नागरिकता ली, वहाँ पर चुनाव लड़ा और 2 बार मंत्री भी बना। उस दौरान उसने अपने घर को अवैध किले की तरह बना लिया और वहाँ तमाम अवैध हथियारों का जखीरा रखना, लोगों को बॉर्डर पार कराना, ड्रग्स की सप्लाई करना, अपराधियों को शरण देना और ख़ासकर वो अपराधी जो कि भारत के अंदर दिक्कतें पैदा कर रहे थे। एजेंसीज को चिंता थी, लेकिन 2 देशों के बीच की बात थी। कोई भी लीगल तरीका ऐसा नहीं हो सकता था जिसमें एक मंत्री के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लिया जा सके कि वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज या रोका जा सके। लिहाजा ऐसे में एजेंसीज के लोगों ने तय किया कि इसके लिए कोई उसके साथ के आदमी की ही मदद लेनी पड़ेगी। साथ के आदमी यानी जो उस नेटवर्क को समझता हो, जिसका अपराध की दुनिया में दखल हो और जो उतना ही बड़े मजबूत नेटवर्क वाला हो। ऐसे में नाम आया बबलू श्रीवास्तव का। बबलू श्रीवास्तव हालांकि जेल में था, लेकिन जेल में रह करके उसने ऐसी प्लानिंग की कि दिलशाद बेग को नेपाल में उस वक्त मारा गया जब वो अपनी एक गर्लफ्रेंड या यूं कहिए दूसरी पत्नी के साथ घर के भीतर मौजूद था। और ये सब प्लानिंग इतनी तरीके से, इतने मजबूत तरीके से हुई कि एक बार भी चूक नहीं हुई। ये कोई ऐसा मामला नहीं था जो पहली बार इस्तेमाल किया गया हो। इससे पहले भी और उसके बाद भी बबलू श्रीवास्तव ने एजेंसीज की मदद के लिए तमाम ऐसे काम किए जिससे कि भारत में चाहे वो नकली नोट की बात हो, चाहे ड्रग्स की सप्लाई हो, चाहे इन्फिल्ट्रेशन की बात हो, चाहे फिर अवैध तरीके से घुसपैठ की बात हो, उसमें जुड़े हुए नेटवर्क के लोगों की निस्तनाबूद करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए बबलू श्रीवास्तव ने एजेंसीज की मदद की। कई बार अधिकारी रिटायर होने के बाद ये बात मानते भी हैं और जो नौकरी में हैं वो भी दबी जुबान में ये बात मानते हैं कि बबलू श्रीवास्तव ने एजेंसीज की काफ़ी मदद की। जैसे छोटा राजन का कई बार नाम आता है कि छोटा राजन ने भारतीय एजेंसीज की कई बार मदद की जिससे कि दाऊद इब्राहिम को निस्तनाबूद किया सके, उसके नेटवर्क को ख़त्म किया जा सके, लेकिन खुले तौर पर ये कोई नहीं मानता है।
लेकिन हैरानी इस बात की है कि 1995 से लेकर 2023 के दिसंबर महीने तक अभी भी बबलू श्रीवास्तव बरेली की एक जेल में बंद है। 60 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है और कई बार इस बात का जिक्र हुआ कि बबलू को रिहा किया जा सकता है। बावजूद इसके अभी तक उसके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उनमें ना तो सुनवाई पूरी की गई है और ना ही डेट आने पर उसकी सुनवाई ठीक से की जाती है। तो क्या है इसके पीछे रीज़न, ये भी समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम और बताते हैं कि बबलू श्रीवास्तव का नेटवर्क इतना बड़ा कैसे हुआ। दरअसल 1982 में जब अपराध की दुनिया में बबलू श्रीवास्तव ने कदम रखा, उस वक्त उसका इरादा कतई ये नहीं था कि वो अपराध की तरफ जाएगा। लेकिन एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया और अरुण शंकर शुक्ला अन्ना से बदला लेने के लिए उसने अपराध की दुनिया की तरफ कदम रखा। हालांकि बाद में अरुण शंकर शुक्ल का नाम बहुत छोटा हो गया और दाऊद इब्राहिम के साथ आने के बाद बबलू का नाम इंटरनेशनल लेवल पर फैल चुका था। लेकिन फिर भी बबलू श्रीवास्तव देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं था। उसका काम था कि तमाम उन नेटवर्क वाले लोगों को, उन संगठित अपराध वाले लोगों को टारगेट करना जो कि देश के विरोध में काम करते हैं या फिर उसके गैंग के आड़े आ रहे हैं। लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य रहता था बड़े आसामियों की किडनैपिंग करना और किडनैपिंग के बाद रकम वसूलना, जिससे उसके अपराध का नेटवर्क चल सके। और ये उसने कई बार किया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसके खिलाफ 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें फिरौती के लिए, किडनैपिंग के लिए पैसों की मांग की गई। और इसीलिए बबलू श्रीवास्तव को भारत के इतिहास का किडनैपिंग किंग कहा जाता है, क्योंकि उसने बड़े बड़े आसामियों को ही नहीं, बड़े बड़े व्यापारियों या बड़े बड़े अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि देश के आज की तारीख के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी को भी किडनैप किया था। कहा यह जाता है कि बबलू श्रीवास्तव के इशारे पे ही किडनैपिंग हुई थी, जब वो अपने एक दोस्त के साथ क्लब से निकल करके 90 के दशक में जा रहे थे। बाकायदा एक मारुति वैन में उनको किडनैप किया गया और उसके बाद उसकी एवज में पैसे भी लिए गए। हालांकि चार्जशीट में और तमाम जांच में बबलू श्रीवास्तव का नाम इसलिए नहीं आया क्योंकि बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ गवाही देने के लिए गौतम अडानी कभी अदालत नहीं गए। उन्होंने जिन लोगों का नाम लिया था उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनको सज़ा भी दी गई। हाल में ही उन लोगों को सज़ा भी मिली, जिसमें वो ड्राइवर भी शामिल था जो उस वक्त वैन को चला रहा था। लेकिन जिस तरह से इसकी प्लानिंग की गई थी उससे पता चलता है कि बबलू श्रीवास्तव हर काम में कितनी गहरी प्लानिंग के साथ अपने काम को अंजाम देता था, चाहे वो किसी अपराधी के खिलाफ कोई कदम उठाना हो या फिर अपने तरफ से अपराध करे जाने की बात हो। बहुत बारीक और गंभीर प्लानिंग करना बबलू श्रीवास्तव की सबसे खास बात है। फिर चाहे बात दाऊद इब्राहिम के खिलाफ नेस्तनाबूद करने की हो, फिर चाहे बात हाफिज सईद के ऊपर हमला कराने की हो, और फिर चाहे बात दिलशाद बेग को नेपाल में मरवाने की हो। ऐसे कई मामले हैं जिसमें महीनों की प्लानिंग के बाद बबलू श्रीवास्तव ने उस अपराध को अंजाम दिया या फिर उस अपराधी को ख़त्म किया जिसको एजेंसीज चाहती थीं। एजेंसीज ये भी चाहती थी कि बबलू उनकी मदद तो करता रहे लेकिन किसी भी तरीके से उसका नाम सामने ना आए। इसीलिए जब पाकिस्तान ने हाफिज सईद के मामले में बबलू और रॉ पर आरोप लगाया तो सरकार ने किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी, ना तो उसको एक्सेप्ट किया और ना ही उसका विरोध किया। अब असलियत एजेंसीज जान सकती हैं, सरकारें जान सकती हैं, लेकिन ये बहुत खुले तौर पर आया कि हाफिज सईद के ऊपर जो हमला कराया गया वो बबलू श्रीवास्तव की तरफ से कराया गया। इसके लिए बाकायदा महीनों की प्लानिंग हुई। उस इलाके में एक आदमी को इस्टेब्लिश किया गया बिजनेस के लिए जो कि हाफिज सईद पर नज़र रखता था। महीनों की प्लानिंग में उस आदमी ने हाफिज सईद के तमाम करीबी लोगों से अपनी नज़दीकी बढ़ाई, तमाम ऐसे इवेंट्स किए जिसमें वो लोग आते थे। उसके बाद ठीक वैसी ही गाड़ी तैयार की गई जैसी गाड़ी में वो शख्स जाता था ताकि किसी को शक न हो। और इसमें ह्यूमन बम का भी इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन बम को लाने के लिए दूसरे देश से उसको लाया गया, उसको वहाँ पर रखा गया। गाड़ी के अंदर 200 किलोग्राम RDX लगाया गया और जिस दिन घटना हुई उस दिन वहाँ पर ले जा करके उसको टकरा दिया। पूरी प्लानिंग के बावजूद भी हाफिज सईद के बारे में अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो ख़त्म हो गया है या अभी ज़िंदा है। लेकिन ये तय है कि उसके बाद हाफिज सईद खुलकर सामने कभी भी नहीं आया और इसी से माना ये भी जाता है कि या तो वो गंभीर रूप से घायल है या फिर उसकी मौत हो चुकी है। ये सबसे बड़ा काम था बबलू श्रीवास्तव की तरफ से जो कहा जाता है, क्योंकि हाफिज सईद ही वो आदमी था कहा जाता है जिसने मुंबई बम धमाकों की प्लानिंग की थी दाऊद इब्राहिम के साथ।
हालांकि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भी बबलू श्रीवास्तव ने बहुत सारे कदम उठाए। उसके नेटवर्क के तमाम लोगों के बारे में एजेंसीज को जानकारी दी। उनके ऊपर जब भी हमला हुआ या जब भी वो गिरफ्तार हुए, उसमें कहीं ना कहीं इनपुट बबलू श्रीवास्तव के गैंग और बबलू की तरफ से हुआ। लेकिन इसको एजेंसीज कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं। एजेंसीज के एक्सेप्ट न करने के पीछे भी बहुत सी वजहें हैं। दरअसल सरकार एजेंसीज को काम करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करती है, तनख्वाहें देती है और उनकी ट्रेनिंग पे भी बहुत पैसा खर्च करती है। लेकिन कई बार अपराधी इतना शातिर होता है कि उसकी काट के लिए किसी अपराधी या वैसे ही माइंडसेट या वैसे ही नेटवर्क वाले शख्स की जरूरत होती है। ऐसे में जरूरत पड़ती है बबलू श्रीवास्तव जैसे लोगों की। एजेंसीज ने यही फॉर्मूला अपनाया और नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बबलू श्रीवास्तव के नेटवर्क का इस्तेमाल किया। और उस इस्तेमाल करने के दौर में कई बार उनको सफलता भी मिली और कई बार असफलता भी मिली। उस असफलता के बारे में भले ही जिक्र सामने न आया हो, लेकिन कई ऐसे मामले आए। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 4 दर्जन ऐसे मामले हैं जिसमें बबलू श्रीवास्तव डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होकर के नेटवर्क को दस्तराबूत करने में मदद कर रहा था। और ये बात एजेंसीज कभी नहीं चाहेंगी कि लोगों को पता चले, क्योंकि इससे उनकी काबिलियत पर निशान लगता है। इससे उनके ऊपर सवाल उठता है कि आखिरकार एक अपराधी को ख़त्म करने के लिए अपराधी की खुलेआम कैसे मदद ली गई। दूसरी बात यह भी कि अगर बबलू श्रीवास्तव को किसी तरीके से जेल से बाहर आने दिया जाता है तो ये सारी बातें ओपन हो जाएंगी, यानी सामने भी आ सकती हैं। ऐसे में एजेंसी के उन लोगों की किरकिरी भी हो सकती है जिन्होंने अब तक बबलू श्रीवास्तव की मदद ली है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी वजह यह भी है कि एजेंसी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अगर बबलू श्रीवास्तव बाहर आता है तो खतरा इस बात का भी है कि जिन लोगों का नुकसान बबलू श्रीवास्तव ने किया है वो बदले के लिए बबलू पर हमला करा सकते हैं, उसको किडनैप कर सकते हैं या उससे तमाम वो बातें उगलवा सकते हैं जो कि उसने मदद के लिए की हैं। बहरहाल वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि बबलू श्रीवास्तव पिछले 28 साल से बरेली की जेल में बंद है, ऐसे अपराधों के मामले में जिनमें अभी ठीक से सुनवाई भी नहीं हुई है। सुनवाई होने के बाद अगर उसको उम्र कैद की भी सज़ा मिलती तो वो शायद 20 साल में पूरी हो जाती, लेकिन 28 साल होने के बाद भी अभी तक उसके मामलों का निस्तारण नहीं हुआ। कई बार उसकी सज़ा माफ़ी के लिए भी एप्लीकेशन जा चुकी, एजेंसीज की तरफ से भी भेजा गया, सरकार की तरफ से भेजा गया, लेकिन इसे राजनीति कहें या फिर सोची समझी चाल, अभी तक उस पर कोई ऐसा अमल नहीं हो पाया कि ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू जेल से बाहर आ पाए। बबलू श्रीवास्तव भले ही अपराध की दुनिया में निकल गया, लेकिन उसका एक और शौक भी था। उसको इस बात का शौक था कि वो लिखे पढ़े और अपनी बातों को सामने लाए। इसीलिए बरेली जेल में रहने के दौरान बबलू श्रीवास्तव ने अब तक 2 किताबें लिखी, जिसमें अधूरे ख्वाब और बढ़ते कदम, जो कि बाहर आ चुकी हैं। कहा यह जाता है कि इन दोनों किताबों में बबलू श्रीवास्तव ने अब तक के तमाम अपने किस्से लिख रखे हैं, जिसमें उसने सामने से या पीछे से एजेंसीज की मदद की, सरकार की मदद की, घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा भी दे रखा है। तीसरी एक और किताब क्रिमिनल, जो कि अभी आई नहीं है लेकिन पब्लिश होने के लिए जा चुकी है, ये भी बबलू श्रीवास्तव ने लिखा है, जिसमें बताते हैं कि बबलू श्रीवास्तव ने वो तमाम चीज़ें लिखी हैं जो उसके बारे में सच को बयां करती हैं, उसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ बताती हैं। हालांकि सुनने में भले ही बेशक ये फिल्मी कहानी की तरह लगे, लेकिन कई ऐसे नाम हैं अपराध की दुनिया में भी जो अपराध की दुनिया में होते हुए भी देश के लिए या फिर एजेंसीज के लिए मददगार साबित होते हैं। वजह साफ है कि एक तो उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है, अपराध की दुनिया में उसको तमाम लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि एजेंसीज के पास जो टेक्नोलॉजी और तकनीक होती है, बेशक उसका बेहतर वो इस्तेमाल जानते हैं, लेकिन जो ह्यूमन नेटवर्क होता है उससे बड़ा नेटवर्क कोई नहीं होता। और ये बात एजेंसीज जानती हैं, इसीलिए कई बार ऐसे अपराधियों का हाथ थामा जाता है ताकि दूसरे अपराधी पर नकेल डाली जा सके। और बबलू श्रीवास्तव जैसे लोगों का इस्तेमाल एजेंसीज इसी तरीके से करती हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस उम्मीद में बबलू श्रीवास्तव ने एजेंसीज की मदद की या देश के लिए काम किया, उस बात को दरकिनार कर दिया गया। तमाम एजेंसीज ने, तमाम लोगों ने कई बार तमाम तरीके के वायदे करके बबलू श्रीवास्तव से मदद ली और कहा कि उसकी मदद जेल से बाहर आने में की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और नतीजा आपके सामने है। आज भी बबलू श्रीवास्तव बरेली की जेल में बंद है और इस बात के इंतज़ार में है कि किसी दिन एजेंसी, सरकार की और प्रशासन की नज़र उस पर सीधी होगी और वो जेल से बाहर आ पाएगा। हमारी जानकारी के मुताबिक हर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान ये चर्चा आम हो जाती है कि शायद इस बार माफ़ी के दौर में बबलू श्रीवास्तव की भी बाकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है।
इस वक्त ताज़ा स्थिति ये है कि अभी भी उसकी एक एप्लीकेशन एजेंसीज और होम मिनिस्ट्री में पड़ी हुई है, जिसमें उसकी सज़ा आगे की माफ़ करने की बात है। हर बार की तरह जैसे चर्चा होती है बबलू श्रीवास्तव के बाहर आने की, एक उम्मीद एक बार फिर से बबलू श्रीवास्तव को बनती है कि शायद इतने सालों की मदद के एवज में उसके अपराधों को क्षमा कर दिया जाए और उसको बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उसका मानना यह है कि बाहर आकर वो शायद एजेंसीज की ज़्यादा मदद कर सकता है। एक पत्रकार होने के नाते मेरी मुलाकात भी बबलू श्रीवास्तव से हुई और बबलू श्रीवास्तव से बातचीत के दौरान ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार अगर वो अपराध की दुनिया में था तो वो देश की मदद क्यों कर रहा था। तो बबलू श्रीवास्तव का इस पर कहना लगातार यही रहा कि मैं भले ही अपराध की दुनिया में आ गया और भले ही मैं अपराध कर रहा था, लेकिन मैं देश के खिलाफ नहीं हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको संज्ञेय अपराध यानी कि हीनियस क्राइम में कहा जा सके। बेशक किडनैपिंग के कई ऐसे मामले हैं जो बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ हैं, लेकिन उसमें भी उसका अपना पक्ष है। बेशक इसको कानून के नज़रिए से देखा जाए तो गलत है, लेकिन जिस तरह से देश के लिए भी कई बार बबलू श्रीवास्तव ने काम किया, उसका दावा ये है कि किसी अपराधी ने भारत के लिए ऐसा काम नहीं किया होगा। बाकायदा उसने उन नामों की फहरिस्त गिनाई, उन बातों की जिक्र किया जिन बातों का सीधा मतलब ये था कि इस काम को करने के लिए एजेंसीज ने, सरकार ने उसको किसी न किसी तरह से इशारा किया और देश हित में उसने किया, लेकिन इसके बदले में उसे 28 साल की जेल मिली है जो अभी भुगत रहा है। उसे उम्मीद अभी भी है कि वो किसी तरीके से जेल से आ सके, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आए जब उसको रिहा करने की बात हुई, लेकिन अभी तक रिहा नहीं हो पाया। इस बारे में एजेंसीज के लोगों का कहना यह भी है कि जिन मामलों में बबलू श्रीवास्तव अंदर बंद है, उन मामलों की जब तक कानूनी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक उसका आना मुश्किल है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, लेकिन बबलू श्रीवास्तव जैसे ऐसे कम लोग हैं जो कि जेल में रहते हुए भी, अपराध की दुनिया में रहते हुए भी एजेंसीज की मदद करते हैं, जिससे कि वो अपराध के नेटवर्क को तोड़ सकें। बेशक बबलू का नाम अपराधियों की दुनिया में ही गिना जाता है, बेशक उसे किडनैपिंग का किंग कहा जाता है, बेशक उसके नाम दर्जनों ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिसमें अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन अगर शुरू से लेकर आखिरी तक बबलू श्रीवास्तव के सफ़र को ध्यान से देखें तो आपको ज़रूर दिखेगा कहीं ना कहीं उसने अपराध की दुनिया को छोड़ने की भी कोशिश की, अपराध की दुनिया से अलग दूसरे काम करने की भी कोशिश की जिससे वो देश के काम आ सके। और सबसे बड़ी बात ये कि 28 साल का ये लंबा वक्त काटा है जिसमें किसी भी बड़े अपराध की सज़ा शायद पूरी हो जाती। तो अपराध की दुनिया के सबसे बड़े किडनैपिंग किंग बबलू श्रीवास्तव पर यह थी एक कहानी ऐसी भी। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली और झकझोर देने वाली कहानी के बारे में हम आपको सुनाएंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।